सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सन 2023 की परीक्षा में कक्षा 12 का जो समाजशास्त्र विषय का पेपर हुआ था वो किस टाइप का पेपर था और कौन कौन से क्वेश्चन के क्या क्या आंसर थे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 340 BO एक संकेतांक होता है और हर पेपर का ये संकेतांक दिया होता है और ये कॉपी में हमें नोट करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 2023 समाजशास्त्र विषय का पेपर है, सोशोलॉजी का। पूर्णांक इसका आपका 100 नंबर का पेपर था। समय है 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर कुछ आपको निर्देश दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कक्षा 12 के साइंस साइड के विद्यार्थी हैं, अगर आप मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं, जो 2023 की परीक्षा हुई थी उसमें पेपर जो आया था मैथ का वो किस टाइप का पेपर था, अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी मैंने कंप्लीट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको यहाँ दिया होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। नोट में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है, मतलब जो सही आंसर है वो केवल एक ही है। तो सही उत्तर को चुनना है और हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या जो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। जो जाति होती है उसकी विशेषता क्या नहीं है, हमें ये बताना है। इसका आपको ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, स्त्रीकरण। ये आपकी जाति की कोई विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, पूर्वाग्रह होता है। तो पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है आपको कोई कार्य दिया है तो आपको उस कार्य के विषय में जाने बिना ही अपनी राय को प्रकट करना, वो कहलाता है पूर्वाग्रह। तो आप जब किसी कार्य को जानेंगे नहीं तो आप इसके बारे में राय कैसे प्रकट कर सकते हैं। तो जो आपकी राय हो वो आपकी निगेटिव हो सकती है। तो पूर्वाग्रह अधिकांश यानी कि 90%, 99% या 100% हमेशा नकारात्मक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, हमेशा नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष में पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई। उसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1993। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्राप्त की गई थी। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा एक समुदाय नहीं है। जो समुदाय नहीं है हमें उसके बारे में बताना है। हिंदू, मुस्लिम, जनजाति और भीड़। भीड़ आपके एक समुदाय नहीं है। 10-12 आदमी या व्यक्तियों का एक जगह जो इकट्ठा होना होता है वो आपका भीड़ कहलाता है। तो भीड़ का एक समुदाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको 6 दिया हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 20 अगस्त 1828 को। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1828 को। उसकी जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। सबसे पहले कोलकाता में हुई थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर आपको 7 दिया होता है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा था। तो जनजाति को जो पिछड़े हिंदू था वो आपको कहा था GS घुरिये ने। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 8 है, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह का जो आंदोलन था वो आपका बिहार में होता। बिहार, क्योंकि बिहार का एक जिला है चंपारण। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति का जो संबंध होता है वो आपका कृषि उत्पादन से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, कृषि उत्पादन। अब क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, साक्षात्कार का गुण क्या है। साक्षात्कार हम बोलते हैं इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू किस टाइप का होना चाहिए। तो इंटरव्यू के अंदर आपका लचीलापन होना जरूरी है, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं MCQ होने जरूरी है, और आमने सामने का वार्तालाप भी जरूरी है इंटरव्यू के अंतर्गत। तो इनमें सभी गुण आपके सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। यानी आपको जो तीनों विकल्प ऑप्शन है वो सही है। तो आपको टोटल लगाना है ऑप्शन नंबर 4 उपरयुक्त सभी। आगे आपको क्वेश्चन ये होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन था आपका 11वें नंबर पर, जन्म दर से आप क्या समझते हैं। तो जन्म दर से आप क्या समझते हैं, जैसे कि मान लो किसी वर्ष या किसी महीने कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, यानी कि जन्म कितने ले रहे हैं और मर कितने रहे हैं, वो आपकी कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, सामाजिक स्तरीकरण की 3 विशेषताएं आपको लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव आपको देने थे। क्वेश्चन नंबर आपका 14 था, प्रेक्षण पद्धति के 3 उद्देश्य बताने थे। क्वेश्चन नंबर 15 था आपका, सामाजिक बहिष्करण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। जो डेमोक्रेसी होती है उसका मतलब क्या होता है और उसने हमें कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 था, जातिवाद से होने वाली 3 हानियों के बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 19 था, जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। जो जनजातियों के आंदोलन होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं या कितने लाभदायक होते हैं, वो आपको बताने थे। पहले बात तो आंदोलन हमेशा खतरनाक ही होता है, मतलब कि उससे हानियाँ तो 100% होती है। अब आपको दिया होता है, ग्राम पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख करना है। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो ग्राम पंचायत होती हैं उनके जो 3 कार्य हैं, मतलब कार्य तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको क्या लिखना, केवल 3 ही कार्य के बारे में लिखना था। और प्रत्येक कार्य आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 1+1+1, यानी कि अगर आप एक कार्य लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, सेकंड कार्य निकालेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब आपको दिया होता लघु उत्तरीय प्रश्न। 21वां क्वेश्चन था, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अरे क्वेश्चन आपका 6 नंबर का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको 22 था, दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु उपायों का सुझाव दीजिए। जो दहेज प्रथा है, डोरी सिस्टम, जो दहेज प्रथा हमारे देश को दिन बर दिन खोखली करती जा रही है, उसके बारे में आपको लिखना था कि आप उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं। जो दहेज लेना और देना दोनों ही क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 था, अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। जो ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके अंदर आगे कौन कौन सी समस्या आती हैं उनके बारे में आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर आपको 24 था, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्य बताने थे। क्वेश्चन नंबर आपको 25 दिया हुआ था, सामाजिक परिवर्तन के 2 प्रमुख सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर आपको 26 दिया हुआ है, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़े, स्पष्ट कीजिए। अगर एक नारी आंदोलन करती है तो उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 की परीक्षा के लिए भी। आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 27 नंबर पे, पर्यावरण आंदोलन के कारण बताने हैं। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या इसी के अथवा में आपको दिया हुआ है, सांस्कृतिक विविधता का क्या अर्थ है, भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है। तो विविधता का मतलब क्या है, विविधता का मतलब होता है कि जहाँ एक ही स्थान पर या एक ही स्थान कह सकते हैं कि एक ही स्थान पर अलग अलग जातियों के जो आपके मनुष्य रहते हैं या आपके जीव रहते हैं। आप जंगल में देख सकते हैं, जंगल में आपका शेर भी रहता है, हाथी भी रहता है, हिरण भी रहता है, वो क्या आपका विविधता है। तो जहाँ पर अलग अलग पशु पक्षी या जीव आपको देखने के लिए मिलते हैं वो कहलाती है आपकी विविधता कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 28, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीयता के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हम किसे कहते हैं, या इसी के अथवा आपको दिया हुआ है, भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय दिए हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास भूमि नहीं है, यानी कि जमीन नहीं है, तो भारत सरकार ने मतलब सरकार ने क्या उनके लिए उपाय किए हैं, उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, उनके बारे में आपको लिखना था। और ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर के दिया हुआ है। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29, दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। जो व्यक्ति शरीर में किसी न किसी अंग के कारण कोई कार्य नहीं कर पाते, मान लो किसी का हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है या किसी के कोई पैर में दिक्कत है, वो कहलाते हैं दिव्यांग कहलाते हैं। तो उनके जो समस्या है उनका हमें वर्णन करना था। इसी का आपको अथवा में दिया हुआ है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारतीय समाज पर इसके क्या प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। आधुनिकीकरण क्या क्या होता है, आधुनिकीकरण के अंतर्गत आप देख सकते हैं अब जो है इंटरनेट का ज़माना है, वो भी क्या है काम का एक आधुनिकीकरण है। यानी कि आज का जो युग है वो मशीनी युग है।
सभी कार्य अधिकतर मशीनों द्वारा हो रहे हैं। जिस कार्य को करने के लिए पहले 10 आदमी करते थे, अब अकेले एक मशीन कर देती है, तो वो क्या आपका एक आधुनिकीकरण है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन। आपको यही जो पेपर हिंदी में दिया हुआ है वही आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, मतलब यूपी बोर्ड से इंग्लिश के ही स्टूडेंट हैं, तो आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपको इंग्लिश में आपको किस तरह से क्वेश्चन दिए हुए थे, जो क्वेश्चन हिंदी में है वही क्वेश्चन आपको सेम इंग्लिश में दिए हुए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हिंदी में कोई डाउट होता है तो आपको उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वर्जन को प्रायोरिटी अधिक दी जाती है बोर्ड की तरफ से। अगर आपको मान लो हिंदी में एक क्वेश्चन 2 बार आपको प्रिंट कर दिया गया है और वो इंग्लिश में आपका एक ही जगह दिया हुआ है, तो आपको इंग्लिश देकर उसको सोल्व करना चाहिए एग्जाम में। आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में। मैं सभी का आपको जो पूरा इंग्लिश वर्जन है उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 2023 की परीक्षा में जितने भी पेपर हुए हैं आर्ट साइड के, साइंस साइड के, मैं सभी का सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा।